नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले एक वीडियो आप लोगों के सामने इस वक्त पेश करना चाहता हूँ। आप इस वक्त स्क्रीन पर एक रेलवे की वीडियो देख रहे होंगे जिसमें खातून शीशा तोड़ रही है। इस खातून के सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो इस दरमियान में किसी ने उसकी बैग चोरी कर लिया। वो इंदौर से दिल्ली जा रही थी। आरपीएफ के जो नौजवान होते हैं, रैपिड पुलिस फोर्स, उनसे मदद मांगी, लेकिन पुलिस अफसरान ने या रैपिड पुलिस फोर्स के लोगों ने उनकी कोई ख़ास मदद नहीं की। उसके पर्स को या बैग को तलाश करने में कोई मदद नहीं की। सही तौर पर रिप्लाई ना मिलने से नाराज इस खातून ने रेल का शीशा ही तोड़ना शुरू कर दिया। वहां मौजूद रेलवे के एम्प्लॉयज उसको रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं रुकी। अब इस सिलसिले में जाहिर सी बात है कि हमेशा से रेलवे में कुछ मामलात को लेकर के उनकी लापरवाही, उस खातून के साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस पर्स में न जाने क्या क्या चीजें मौजूद थी। औरत परेशान हो चुकी है, सही तौर पर उसको रिप्लाई भी नहीं दिया गया, तो अपना सारा गुस्सा जो है रेल के शीशे पर उतारने लगी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे किए हैं। किसी ने महकमे रेलवे पर गुस्सा निकाला है, किसी ने आरपीएफ पर, किसी ने जो है चोरों पर, और जो है फिर किसी ने इस खातून पर कि उसने कानून हाथ में लेकर के शीशा तोड़ने से बटवा तो वापस नहीं मिलेगा, बैग तो नहीं मिलेगा। लेकिन किसी ने इसको जायज करार देते हुए कहा कि जाहिर सी बात है कि रेलवे की लापरवाही की वजह से इस तरह के चोर घुस आते हैं और फिर जो है इस तरह की चोरी की वारदात अंजाम देते हैं। देख लीजिए आप। आइए नाज़रीन गिरामी, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त दो तस्वीरें हैं आपके सामने रखता हूं। एक तस्वीर में एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम है शबाना आजमी, बिहार की पूर्णिया से, उसको जो है जाहिर सी बात है कि पुलिस अफसर की एक सीट मिली, तो खुशी में अपने वालिदैन को ला करके उस सीट पर बिठाया। कभी होता है, जाहिर सी बात है कि एक माँ बाप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए कितनी मेहनतें किए होते हैं, क्या कुछ किया होता है। इस पिक्चर को शेयर करते हुए हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया। यहां तक कि डीआईजी इस वक्त जो है इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन, तहकीक करने तक का ऑर्डर दे दिया। ये फोटो को शेयर करने वाले भी हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग थे। दाढ़ी और टोपी वगैरह देख करके उनको तो ऐसी मिर्ची लगी कि इस तरह की एक लड़की इतने बड़े पोजीशन पे पहुंच गई है, किसी भी तरह से इस मामले को जो है किया जाए, उसको लेकर के ये तस्वीर शेयर की गई। वहीं पर एक और तस्वीर आप देख लीजिएगा। एक एमएलए अपने तमाम अफसरान को सामने बिठाया हुआ है और खुद जो है डीआईजी के सीट पर बैठा हुआ है। बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल असेंबली हल्के का ये एमएलए है। और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों को लेकर के किस कदर ये बदनाम है, ये भी आप जानते हैं। जब ये ऑफिसर्स को सामने वाली सीट में बिठा करके खुद डीआईजी के इस तरह की इसमें बैठा, तो कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज सिर्फ एक लड़की, मुस्लिम लड़की, जो आपकी खुशी में वालिदैन की कुर्बानियों को याद करते हुए वालिद को अपनी कुर्सी पे बिठा करके एक सेल्फी या एक फोटो निकालती है, तो हिंदुत्व को मिर्ची लग जाती है कहते हुए इस सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरे देखने और सुनने को मिल रहे हैं।
नाज़रीन, इधर खबर आ रही है कि एक पूना के इंजीनियर को, टेकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसामा बिन लादेन के बयानात को अपने कंप्यूटर में सेव रखने की वजह से एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने पूना में एक हफ्ते पहले इस शख्स को गिरफ्तार किया था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अलकायदा से लिंक बताते हुए। अब अलकायदा है या जिंदा नहीं है पता नहीं है। बिन लादेन तो इस दुनिया से चलाया जा चुका है। बिन लादेन के बयानात का उर्दू ट्रांसलेशन इसके पास मौजूद था। इसका नाम जुबैर हंगरगेकर बताया गया है। महाराष्ट्र की एंटी टेरर स्क्वाड ने पीर के दिन इसको गिरफ्तार करने के बाद ये सारी तफसीलात सामने रखी हैं। और उसके बाद उसके पास AK-47 राइफल भी और बम बनाने की बहुत सारी चीजें भी उसके पास से जब्त कर ली गई हैं। ये इल्जाम भी इस वक्त जुबैर पर लगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि AK-47 इसके पास मिला है, बम बनाने की चीजें इसके पास मिली हुई हैं और भी बहुत सारी चीजें जिसका दावा किया जा रहा है, तो ठीक है। लेकिन उसामा बिन लादेन और अलकायदा से जुड़े हुए बयानात के सिर्फ तर्जुमों की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये तशवीश की बात है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के इल्जाम पहले भी जो एटीएस ने बहुत सारे लोगों पर लगाई है, लेकिन जब उसको साबित करने का मौका आया है अदालत में, तो 7-7 साल 8-8 साल गुजर जाने के बावजूद न चार्जशीट दाखिल होती है। चार्जशीट दाखिल होती है तो उसमें जिस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं उसके कोई सबूत नहीं होते, जिसके चलते 14 साल 15 साल 17 साल मुस्लिम नौजवान भारत में जेल की सलाखों के पीछे नाकर्दा गुनाह की सजा काटते रहते हैं। ये कहते हुए भी जो है इस तरह की खबरें जब आती हैं तो सोशल मीडिया में इसके तबसरे होते हैं। ऐसे ही भारत के कई जो है अदालतों से आने वाले फैसले अभी भी लोगों के सामने हैं। अभी हाल फिलहाल में भी ऐसी कई जो है महाराष्ट्र की ही अदालतों ने कई लोगों को बरी भी किया है। ऐसे में अब जो है पूना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इस गिरफ्तारी को लेकर के भी अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। निगरानी इधर कर्नाटक के बेंगलुरु से एक वीडियो वायरल हो रही है और ये बेंगलुरु के देवरा बिसन्ना हल्ली नामी देहात से आ रही है। इसमें एक बांग्लादेशी गैर कानूनी तारिकीन वतन पर इल्जाम लगा है कि वो यहाँ के एक मकामी मंदिर में गया, वहां के बुतों को जो है लात मारा, पत्थरबाजी की और फिर जो है मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाए गए और लोगों ने इसको देखने के बाद दरख्त से बांधा, उसको बुरी तरह से मारा है। अब इस तरह से बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स की एक मंदिर के साथ इस तरह की तौहीनामेज कार्रवाइयों को लेकर के अलग अलग तरह की जो है इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको पकड़ के बांध कर मारने के बाद पुलिस के हवाले भी किया है और उसके बाद फिर इस आदमी को लेकर के अलग ही तरह का नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से जो है इस मामले को अलग अंदाज में देखा जा रहा है, इसकी तफसीलात तो मैंने पेश कर दी। वीडियो कन्नड़ा में है, मैं कर्नाटक के लोगों के लिए वीडियो में इस वक्त पेश कर रहा हूँ। ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಾ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ನೀವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್, ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ? ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು? ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಳ್ತನ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಬರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸರ್? ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ? ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಹೊಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು
ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಡೋವಾಗೆ ಕಲ್ಲೆತ್ಕೊಂಡು ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ದು ದೇವ್ರ ಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ, ಇದು ದೇವರಂತ ಒಂದು ಊರು, ಅಂತ ಊರಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಾಗಲೇ NIAಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆದಂತ ಘೋರವಾದ ಘಟನೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಊರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಊರ ಆಚೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಚಕರು ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಹೇಳೋದು. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೇನೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಊರೊಳಗಡೆ, ಇವಾಗ ಊರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದೆ. ಅದೇ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮೊದಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೇನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗೋದು. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ರೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿತಾ ತಪ್ಪೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಮಂಜುಳಾ ಅರವಿಂದ್ ನಿಂಬಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಅರವಿಂದ್ ನಿಂಬಾವಳಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟನೇ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಟಾವೋ ದೇಶ್ ಬಚಾವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ನಸಳುಕೋರರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಆಘಾತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಬೇಕು, ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೊಡ್ದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಟೆರರಿಸಂ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಶೋಷಣೀಯ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಂಥ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತರಾದಂತ ಇವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್, ನೀವು ಏನ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬೀಸನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ನೀವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಪದೋಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ಮೊದಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೇನೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನಸಳುಕೊಳ್ಳೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಷ ಬೀಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು. ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೊಡೆದವರು ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಮನೆಗೂ ಕಲ್ಲೊಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು 100% ಹೊಡಿತಾರೆ. 100% ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಲ್ಲೊಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ? ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಇಂಥ ನಸಳುಕೋರರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಾರ್ಡ್ರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ CM ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ನಸಳುಕೋರರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ನೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 100%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಒಂದು ವೋಟರ್ ID ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಸಳುಕೋರರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಗೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ವೋಟರ್ ID ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೋಟರ್ ID ಇಂದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಿಂತ ಇವರೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. नज़ीरामी आइए, लिव इन पार्टनरशिप की सूरत हाल किस कदर भयानक होती जा रही है, उसकी एक और खौफनाक मिसाल हमारे सामने आई हुई है। यहाँ नाज़रीन, एक लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर को अपने साबिका आशिक उसके दोस्तों के साथ मिलकर के मर्डर कर देती है, कत्ल कर देती है। और सिर्फ वजह उसकी ये है कि उसने जो है उसके साथ ही नहीं बल्कि कई सारी खवातीन के साथ बनाए गए जिस्मानी ताल्लुकात को बगैर इजाजत के
उसकी वीडियोग्राफी की, फिर उसी को रख करके ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। जहां नाज़रीन गिरामी, कत्ल करने वाली खातून भी पढ़ी लिखी और जिसका कत्ल किया गया है वो भी पढ़ी लिखी। दरअसल 6 अक्टूबर को नॉर्थ दिल्ली के तिमारपुर एरिया में एक भयानक आग लगी थी। एक घर में ब्लास्ट किया गया था और उसमें रामकेश मीना की बॉडी जो है जली हुई हालत में मिली थी। इसको पूरी तरह से एक हादसा बनाकर साबित करने के लिए पूरी कोशिशें की गई थी, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से कातिल पुलिस के हाथ लग गए थे। अमृता चौहान और उसका साबिका बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड संदीप कुमार, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है रामकेश के मर्डर केस में। अमृता ने इस सिलसिले में पुलिस को बयान दिया कि वो उसके साथ बनाए जाने वाले जिस्मानी ताल्लुकात का वीडियो बना करके रखा था हार्ड डिस्क में। वो उससे बार बार कहती रही कि वो उसको डिलीट करे, लेकिन वो सुन नहीं रहा था, जिसके चलते उसने अपने साबिका आशिक को फोन करके अपनी सारी कहानी सुनाई। तो उस वक्त साबिका आशिक जो है वो पूरी तरह से गुस्से में आ गया, अपने दोस्तों को लिया और इस तरह से इसको कत्ल करने का एक जो है प्लान बनाया। रविंद्र यादव जो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उन्होंने जो है एनडीटीवी को बताया कि अमृता और सुमित ने रामकेश को ऐसा कत्ल करने का प्लान बनाया कि जो है किसी भी तरह से कातिलों तक जो है पहुंच ना हो सके और फिर जो है उसको पूरी तरह हादिसाती बनाए। 5 अक्टूबर को रामकेश ने जो है सुमित और संदीप ने मिलकर के रामकेश का कत्ल किया। फिर उसके बाद जो है उस पर तेल डाला गया, उसके जिस्म पर तेल और घी, और फिर इसके अलावा शराब, वाइन, और फिर उसके पास करीब में सिलेंडर ला करके उसको खोल दिया गया, उसको गैस रिसने के लिए छोड़ दिया गया। फिर एक एक करके ये लोग किचन से निकल गए वहां से और फिर कुछ ही देर में सिलेंडर फटा, आग लगी और जो है पूरी तरह से और जो है वो हादिसाती शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन पुलिस ने जब वहां पहुंची और देखा तो गैस निकलने की जगह कुछ डैमेज सा नजर आया, तो पुलिस को शक हुआ कि हादिसाती मौत नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो खामोशी से उस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगे, तो वहां पर ब्लास्ट से पहले 3 अलग अलग लोगों को उस कमरे से निकलता हुआ देखा गया। इसके बाद सबसे पहले उसकी लिव इन पार्टनर लड़की की शनाख्त हुई और फिर पुलिस ने इस तरह से उसको गिरफ्तार करके सारा सच उगलवा लिया। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिव इन पार्टनरशिप में इस वक्त बड़े बड़े घरानों को, पढ़े लिखे लोगों को किस तरह कातिल बना रहा है और फिर किस कदर भयानक इंसानियत की तस्वीर निकल कर के सामने आती है जब इस तरह से जो है घर से दी जाने वाले आज़ादी और बच्चे और बच्चियों को बाहर पढ़ने की दी जाने वाली आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सूरत हाल किस कदर भयानक हो जाती है कि जिसका कत्ल किया गया है वो आईएएस की तैयारी में था और जिसने कत्ल किया है वो भी जो है इसी तरह की तालीम हासिल कर रही थी दिल्ली के मुख्तलिफ कॉलेजेस में। लेकिन ये भयानक सूरत हाल सामने आने के बाद लोगों उनका अलग अलग तबसरे इस वक्त सामने आ रहे हैं कि लिव इन पार्टनरशिप की ये वबा नौजवान नस्ल को तबाही की जानिब ले जा रही है। माशरे और समाज में बदनामी तो है ही, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इस वक्त किसी को मुहैया नहीं है। नाज़रीन गिरामी, हर तरफ जंगल राज है। बीजेपी लीडर सतीश लिहारे जो है वो इस वक्त
एक नौजवान को बीच बाजार में पाइप के साथ मारने वाली वीडियो वायरल हो रही है। बालाघाट में पेश आने वाले इस वीडियो के बाद कांग्रेस ने एमपी की हुकूमत को कहा कि ये तो जंगल राज चल रहा है। बीजेपी के लीडरान भरे बाजार में नौजवानों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सतीश लिहारे ये बीजेपी का लीडर बताया जा रहा है और इस वीडियो में किस कदर वो मार रहा है, इसको देखकर के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस वीडियो पर अलग अलग तरह के तबसरे किए जाते हुए बीजेपी लीडरान पर और जिन इलाकों में बीजेपी की हुकूमत है वहां पर कमजोरों पर होने वाली ज्यादती पर लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया में बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी लीडर सतीश लिहारी भगोड़ा बन चुका है, वो अभी तक जो है पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। नाज़रीन गिरामी, इधर कर्नाटक में आरएसएस और हुकूमत के दरमियान में जो खींचातानी थी और इसके बाद हुकूमत ने जो फैसला लिया था कि आरएसएस तालीमी इदारों में सरकारी जमीनों पर इस तरह कहीं पर भी वो पता संचलना और न जाने क्या क्या चीजें करते हैं वो ना करें, नफरत का माहौल पैदा ना करें। अब इस तरह से रुकावटें पैदा करने के बाद, पाबंदियां आयद करने के बाद हुकूमत की जानिब से ये मामला कर्नाटक के हाई कोर्ट में गया था। अब हाई कोर्ट में इस तरह के फैसले पर स्टे ऑर्डर दिया गया है कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से, यानी आरएसएस के जो है हक में फैसला दिया गया है। आरएसएस हाल ही में आरएसएस की जानिब से जो मार्च निकाला जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं लाठी डंडों के साथ में, उस पर जो है ऑब्जेक्शन किया गया था प्रियंका खरगे की जानिब से और हुकूमत के नाम एक लेटर लिखा गया था कि जो तंजीम नफरत फैलाती है, नौजवानों में अदावतें फैलाती है, धार्मिक नारों के जरिए से लोगों को वरगला करके दुश्मन और शरपसंद का माहौल पैदा करती है, इस तरह की तंजीमों को अपने घरों में, अपने अपने निजी प्राइवेट सेक्टरों में करना चाहिए। पब्लिक रास्तों पर, पब्लिक की जगहों पर इस तरह करके नफरत का माहौल नहीं बनाना जाना चाहिए, जो बदनाम भी है और नफरत का माहौल पैदा करती है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह का बयान आया तो कर्नाटक में लगातार जो है इस पर बहस हुई और पूरे हिंदुस्तान में बहस शुरू हो गई और नेशनल सतह पर डिबेट होने लगे। ऐसे में यहाँ की आरएसएस ने जो है कर्नाटक हाईकोर्ट में जाकर के इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी थी। अब हाईकोर्ट का फैसला जो है आया है कि स्टेट ऑर्डर जो है वो पब्लिक प्लेस में गैदरिंग, ये आवाम का अपना हक है, आप इस हक को छीन नहीं सकते। अलबत्ता इजाजत वगैरह लेना जरूरी है गवर्नमेंट और सरकार के, ये कहते हुए इस तरह के पाबंदी वाले फैसले पर, हुकूमत के फरमान पर फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। अब आगे देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है और हुकूमत किस तरह का इस पर जो है रद्द अमल जाहिर करती है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।